नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप लोगों में से कुछ छात्रों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था ओनली आईएएस के प्रहार सीरीज को शुरुआत करने के लिए, तो हम आ गए हैं आपके लिए प्रहार इनिशिएटिव को लेकर। और इसमें आपका मेंस ओरिएंटेड कंटेंट ही मिलेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको करंट अफेयर से जुड़े रहना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी विजन आईएएस के मैगजीन्स करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमने जुलाई का करवा दिया है, अब अगस्त का भी आ गया है, तो हम सीरीज में इसको रखेंगे। यानी कि ये तो डिस्कस करेंगे ही जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, उसके साथ साथ बीच बीच में हम मंथली मैगजीन्स को भी कवर करेंगे। तो आपका दोनों कवर हो जाएगा, एक तो आपका मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ध्यान रहे, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन पर्सपेक्टिव से आपको ये कंटेंट मिला है, लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, और कुछ कंसेप्ट्स भी होते हैं तो उसको भी एलोबरेट करते चलेंगे, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको कंटेंट एक्सप्लेनेशन उतना नहीं मिलेगा। हाँ, समराइज रूप में आपको ये पीडीएफ मिलता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो उनको कंसेप्ट्स ऑलरेडी पता होते हैं, बस रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो इस एंगल से आप चीज़ों को जानिए। तो थोड़ा सा हमने क्लैरिटी इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूजन ही रहता है कि इससे सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहले ही आती है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप कितना भी रिवीजन कर ले पॉइंट टू पॉइंट, तो काम बनेगा नहीं। तो इसलिए हमारा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर रहेगा, और आप हमारे लेक्चर से समझ भी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करेंगे। और इसमें देख लीजिए आप, पीवाईक्यू का भी हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो पीवाईक्यू को भी हम साथ में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो क्या कंटेंट्स आज हम पढ़ेंगे, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक समझने का कोशिश करेंगे कि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लगातार बार बार परेशानी आएगी। कहते हैं ना कि जो आपका बिल्डिंग्स होते हैं उनकी अगर बेस मजबूत नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दो, वो टूटने का, गिर जाने का डर लगा रहता है। इसलिए बेसिक क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्लैरिटी ही आपको देंगे, जो कि आपका इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा। इसको समझना ज़रूरी है इन्वायरमेंट में, क्योंकि पूरा जो खेल है ना इन्हीं दो कीवर्ड पर है, और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। आप इस आईडी पर, ये हमारा यूपीआई आईडी है, आप इस पर फाइनेंशियल्स कुछ भेज सकते हैं एज पर योर विश। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ कीवर्ड समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी जो है आपका, इन्वायरमेंट की स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। अब इन्वायरमेंट में हम क्या स्टडी करते हैं, जो आपके स्पीसीज है, ठीक है, उनका इंट्रैक्शन होता है। किसके साथ इंट्रैक्शन होता है? एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंट्रैक्शन होता है। अब ये एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? देखिए, इन्वायरमेंट में आप दो चीज़ें देखते हैं, एक है आपका बायोटिक फैक्टर, एक है आपका एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जो भी आपके स्पीसीज आ गए, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बायोटिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और जो एबायोटिक है, इसमें आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है। और अगर हम कहें तो आपके एयर हो गए, विंड हो गया, ओके, वाटर हो गई, ये सब आपके एबायोटिक फैक्टर है। तो आप देखेंगे कि कोई भी स्पीसीज को डेवलप करना हो या फिर सस्टेन करना हो, तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों मायने रखती है।
और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होते रहता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक टू बायोटिक एंड ए बायोटिक टू बायोटिक और बायोटिक टू ए बायोटिक, तभी तो आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है, तभी तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज कर पाती है मटेरियल्स को, और फिर जब न्यूट्रिएंट्स उससे रिलीज होता है तो प्लांट्स एनिमल्स उसे कंज्यूम करते हैं। तो जो आपका इकोलॉजी है, इट्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमने आपको बताया। अब इसमें आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, बीज जो मधुमक्खियां हैं और जो आपके फ्लावर्स हैं या फिर आप प्लांट्स कह सकते हैं। तो जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती हैं, प्लांट्स में जो रस होता है, ठीक है, उसे वो कंज्यूम करती है, और उसके साथ साथ जो मधुमक्खियां हैं वो प्लांट्स को फर्टिलाइज कर देती है, पॉलिनेशन कर देती है, जिसके कारण प्लांट्स में फल आते हैं, फूल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि बीज टू प्लांट्स दोनों आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साथ के साथ ए बायोटिक इंटरेक्शन भी हो रहा है। कैसे? प्लांट्स और सनलाइट के बीच, प्लांट्स और वाटर के बीच, प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स के बीच में। तो बायोटिक ए बायोटिक इंटरेक्शन, बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ और एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पर ए बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है और बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब ये सब हम कुछ इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा डीपर में सोचने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि आप गहराई तक जाके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सके और इन्वायरमेंट से लिंक कर सके। लिंक करना ज़रूरी है, नहीं लिंक करेंगे तो फिर आधा अधूरा कंसेप्ट ही समझ में आएगा। तो होप कि आपको इकोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इकोसिस्टम पर। तो जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को आप एक ज्योग्राफिकल एरिया मान लीजिए। ये ज्योग्राफिकल एरिया आपका वाटर हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया आपका लैंड हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया आपका एयर हो सकता है। अब पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में आप देखते होंगे कि पार्टिकुलर स्पीसीज ही मिलते हैं, चाहे प्लांट स्पीसीज हैं चाहे एनिमल स्पीसीज हैं। जैसे इंडिया में अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो एक पार्टिकुलर रीजन में ही मिलता है, हर जगह तो मैंग्रोव्स मिलते नहीं है, लैंड पर तो मिलते नहीं है। वो बेसिकली आपके जहाँ पर लैंड एंड सी वाटर इंटरेक्ट करता है वहाँ पर मैंग्रोव्स मिलता है। उसी प्रकार से कोरल्स की आप बात करें तो कोरल्स भी कुछ ही लोकेशन पर मिलेंगे जो कि आपका सी वाटर में रहते हैं। तो हर जगह नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनका इकोसिस्टम डिफाइंड है। उनको जो भी एग्जिस्टेंस की कंडीशन चाहिए वो पार्टिकुलर इकोसिस्टम में मिलती है, और उसके बियॉन्ड जाने के बाद वो नहीं मिलती है, इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने आप को। और सारा इन्वायरमेंट का खेल यही चल रहा है ना। तो इकोसिस्टम क्या हो गया आपका? एक डेडिकेटेड ज्योग्राफिकल एरिया हो गया जहाँ पर जो बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और अपने आप को सस्टेन करते हैं, उनकी जो लाइफ है सस्टेन होती है। ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले ले, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग बायोटिक फैक्टर से और ए बायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं, एयर से इंटरेक्ट करते हैं, विंड से इंटरेक्ट करते हैं, बायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट से इंटरेक्ट करते हैं, उनको खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने आप को सस्टेन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन इकोसिस्टम है या फिर हम कल्चरल इकोसिस्टम कह सकते हैं पर्सपेक्टिवली, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है कि नहीं है। तो आप ऐसे कंपैरिजन करिए तो आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम समझ लिया होगा। इकोसिस्टम में ध्यान रखना इंटरेक्शन जरूर होता है। अब एक थॉटफुल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर इंटरेक्शन ना हो तब क्या होगा? लेट्स से कि प्लांट और एनिमल्स के बीच में इंटरेक्शन ना हो तब क्या होगा? तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं ऐसे में तो लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं करेगी।
बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स का इंट्रैक्शन ना हो तब क्या होगा। तो ऐसे आप सोचिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहीं कहीं पर क्वेश्चन मार्क किया है। अब जैसे कोरल रीफ पर हमने क्वेश्चन मार्क किया है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ सोचना है कि कोरल रीफ्स क्या होती हैं, ठीक है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे तो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है इसमें आपको बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये भी आप सोचिए। तो ये दो कंसेप्ट समझने में हमें अच्छा खासा समय लग गया होगा, लेकिन ज़रूरी है। 2-3 एग्जांपल्स आप और हमें याद कर कर दीजिए इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, कि आखिरकार इकोसिस्टम तो हमने समझ लिया, तो फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम की। तो एक तो है प्रोडक्टिविटी, यानी कि इकोसिस्टम क्या करता है, जो आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं उसको एबायोटिक में भी एंड वाइस वर्सा कन्वर्ट करता है, सपोर्टिंग द ग्रोथ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइडिंग फूड फॉर ऑर्गेनिज्म। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनर्जी फ्लो, यानी कि आप समझते हैं कि जब हम प्लांट्स को खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100% प्लांट की एनर्जी हमारे में आ जाती है, नहीं आती है। वो जो 10% रूल वाला है कि हम अगर खाएं तो हमको 10% मिलेगा, फिर हमें कोई और खाया तो हमें भी उसका 10% मिलेगा, तो ऐसे ग्रो होता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई प्लांट्स में अगर जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी मिलती है उसको कंज्यूम करने के बाद वो सबसे ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू कि हम और स्टेजेज जो फूड चेन के होते हैं उनके स्पीसीज को कंज्यूम करें तो, ठीक है। तो एक हो गया प्रोडक्टिविटी, दूसरा हो गया एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का नियम आप जानते ही हैं, फूड वेव फूड चेन के माध्यम से। अब ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, फूड वेव फूड चेन। हम उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा, फूड वेब और फूड चेन। वैसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फूड वेब और फूड चेन के बीच में क्या है। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च करें, शॉर्ट्स में आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, और ये तो समझना काफ़ी ज़रूरी भी है, ठीक है। और आप समझिए, एक और आपके लिए थिंकिंग पॉइंट हम दे रहे हैं कि अगर ये इंट्रैक्शन ना हो, यानी कि फूड वेब या फूड कनेक्शन वाला जो इंट्रैक्शन ना हो, तब क्या इकोसिस्टम सरवाइव कर पाएगा? क्या इकोसिस्टम की रेजिलेंस कैपेसिटी होगी अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो ये दो फैक्टर हो गए। अब चलते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इसमें भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स अब लेट्स से ये डेड हो गया तो इसके अंदर जो भी आपके केमिकल्स प्रेजेंट हो गए, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, जो कुछ भी इनके अंदर प्रेजेंट हो गए, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या करते हैं, इन सब को डिकम्पोज करेंगे। और यही नियम आपके एनिमल पर भी लागू होता है, ठीक है। तो डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करने के बाद जो भी इनके अंदर केमिकल्स थी उनको फ्री कर देंगे, उनको रिलीज कर देंगे, और रिलीज हो जाएगा तो फिर उसको कौन एब्जॉर्व करेगा? उसको फिर दूसरे प्लांट एब्जॉर्व कर सकते हैं, एनिमल्स ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। सॉइल में ये छिपी रह सकती हैं जो बाद में फिर एब्जॉर्व किया जा सकता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के थ्रू। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है। और आप समझिए कि नेचर की कितनी बड़ी खासियत है कि डिकम्पोजिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोसिस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए। अदरवाइज कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर जाती और कुछ भी चीज़ें सर्वाइव नहीं करती। आप समझिए ना कि एनिमल्स भी है या फिर ह्यूमंस ही है, अब पता चला कि कोई व्यक्ति का डेथ हो गया, अब वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, तो क्या स्टेटस रहती इस अर्थ की। या फिर सारे स्पीसीज को आप एक साथ ले लें, कल्पना करिए कि कुछ भी चीज़ें डिकम्पोज नहीं हो रही। तो आज जैसे आप प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपट रहे हैं, फेस कर रहे हैं, अगर डिकम्पोजिशन नहीं होता तो फिर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन से आप फेस कर रहे होते, ठीक है। ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं।
तो डिकम्पोजिशन वाला भी काम हो गया। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स ये डिकम्पोज होती है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है, सॉइल में फिर चले जाती है और फिर जो भी प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज जिनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। फिर जो आपके इकोसिस्टम है वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, रेजिलेंस प्रोवाइड करती है अगर इकोसिस्टम का हेल्थ है तो। अगर खुद इकोसिस्टम डिग्रेडेड है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे जब आपका सुनामी आता है या फिर मान के चलिए कि कुछ लेट्स से कि सी वाटर में स्टॉर्म्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है सी वाटर्स की, तो साइड साइड में जो मैंग्रोव्स के पेड़ होते हैं ना, वो अंदर के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोक देते हैं वाटर के स्पीड को, कम कर देते हैं। तो कम कर देते तो रिलैक्स हो जाता है, तो ऐसे में जो अंदर के इलाके हैं फ्लडिंग से बच जाते हैं। ठीक है, साथ के साथ डिस्ट्रक्शन कम होता है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, रेजिलेंस, बैलेंस, और इससे आपका इकोसिस्टम और ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता है। ओके, तो क्या आप हमें बताइए कि जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, क्या जो ह्यूमंस है इन्होंने इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद की है या फिर इसको डिग्रेड करने में मदद की है? अगर डिग्रेड करने में मदद की है तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको याद आते हैं कि हाँ, इन सब फैक्टर्स के कारण जो हमारा प्यारा सा नेचर के द्वारा दिया गया इकोसिस्टम है वो डिग्रेड हो रहा है? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सोच कर बताएं। उसके बाद है सपोर्ट ऑफ लाइफ। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई, क्योंकि इकोसिस्टम जो है आपको इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? एक तो आपके ऑक्सीजन का सप्लाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई है, उसके साथ साथ फूड्स आप गेट करते हैं। ओके, कपड़े आप पहनते हैं वो भी आपके कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं फॉरेस्ट इकोसिस्टम से आते हैं। आप जो वाहन चला रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? इकोसिस्टम से आ रहे हैं। ठीक है, आप सी फूड लेट से कंज्यूम करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ओशियनिक इकोसिस्टम से आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट सपोर्ट्स लाइफ, फूड, वाटर, अदर रिसोर्सेज विच इज़ नेसेसरी, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, बार बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा सोचिए, सोचना ज़रूरी है। अब इकोसिस्टम जो है, चलिए हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमेशा हार्मफुल है या फिर इसका कुछ अहमियत भी है? अगर हमारे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, चाहे थोड़ा सा ही परसेंटेज है, अगर ये एब्सेंट हो, 0% हो जाए, तब क्या इम्पैक्ट अर्थ पर पड़ेगा? अगर हम थोड़ा सा लाइफ फॉर्म्स पर देखें उस पर, और साथ के साथ एटमॉस्फेयर पर देखें उस पर, खासकर, और हम देखें क्लाइमेट रिलेटेड इश्यू पर, तो इन सब पर सोचिए कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर CO2 को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, इज CO2 ऑलवेज हार्मफुल? अब ये आपको इस PDF में नहीं मिलेगी, ये तो मेरा एक क्या कहते हैं उसको, इच्छा है कि चलिए आपसे हम बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप बस पैसिव लर्नर बन जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, क्वेश्चन नहीं रेज कर पाएंगे, इसलिए बीच बीच में हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने इतने सारे फंक्शंस इकोसिस्टम के देखे, और भी बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन इसमें आपका इतना ही दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं कि इतना बढ़िया बढ़िया फंक्शन हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अब हम क्या है, ह्यूमंस थोड़ा सा एक प्रकार से कहें कि लालची किस्म के, मतलब हमारी जो डिज़ायर है वो पूरी ही नहीं हो पाती, कम ही नहीं हो पाती, और जिसके कारण हमें नेचर का शोषण करना पड़ रहा है। नेचर का शोषण करने का मतलब हुआ इकोसिस्टम का शोषण करना है। इकोसिस्टम जो प्रॉस्पेरस पहले एक समय हुआ करती थी, घने घने जंगल, ना जाने कितने वैरायटी जो फ्रूट्स, कितने वैरायटीज ऑफ जानवर, लेकिन आज वो नहीं है, आज वो कम हो रहा है, आज वो विलुप्त हो रहा है। क्यों?
बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स। हम एंथ्रोपोजेनिक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर आप ये टर्म यूज करते हैं मेंस आंसर राइटिंग में तो इससे आपको एक आध नंबर तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। अब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से इकोसिस्टम डिग्रेडेशन तो हुआ, उसके साथ साथ आप देखिए ये भी कहा जा रहा है, रिसर्च में ये बोला जा चुका है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है आज के समय में वो भी तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण ही हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज हो रही है तो जो स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में रह रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, लेट से उस इकोसिस्टम की, उस पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की जो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी है वो कम हो गई। मतलब उस रीजन में जो बैलेंस्ड क्लाइमेट था वो प्रभावित हो गया। तो कल को वहाँ पर जो भी स्पीसीज है वो सरवाइव हो सकता है ना करे, जो अडॉप्ट नहीं कर सकेंगी, जो रेजिलेंट नहीं होंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और वही हुआ भी है। पास्ट में जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं, मतलब रिसेंट की बात कर रहे हैं, जब से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर डोमिनेट हुआ है तब से ये जो एक्सटिंक्शन है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले एक समय जब आप छत पर जाते होंगे तो कितने ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो आपको दिख जाती होंगी, कुछ रेयर साइट्स भी दिखती थी, लेकिन अब जो है कुछ रेयर बर्ड्स वो भी नहीं दिखती है, तो कहाँ चली गई, है ना। तो सोचने वाली बात है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो क्या थ्रेट्स है इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का? एक है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या है कि अब क्या है, पहले एक समय नेचर ने पूरा जगह ऑक्युपाई कर रखा था, अभी क्या है, ह्यूमंस धीरे धीरे उस जगह को कैप्चर कर लिया है, घर बना लिए, खेती हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया। तो जो फॉरेस्ट थे, जो हैबिटेट था, वो सब तो गायब हो जाएंगी ना, वो सब कम हो गई, हैबिटेट लॉस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। और अब किसी इकोसिस्टम का एरिया कम हो गया तो जो स्पीसीज है वो रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगी। अब जो सरवाइव कर गया वो कर गया, जो नहीं कर पाया वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो एक हो गया आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा थ्रेट है। और क्लाइमेट चेंज में होता क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया कि जो भाई करंट क्लाइमेट है, क्लाइमेट में दो चीज़ें आती है, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल पैटर्न। जो भी एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का रहा है उसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो फिर वो क्लाइमेट चेंज हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो रेनफॉल पैटर्न आप देखते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, एक यूनिफॉर्मिटी थी, हाँ इस समय बरसात आती है, इतना बरसात होता है, और फिर वो एक सीजन के बाद चली जाती है। लेकिन आज के समय में इरेटिक रेनफॉल आप देखते हैं, किसी किसी जगह में इतना ज़्यादा रेनफॉल कि बाढ़ ले आए। कोई तो ऐसी बात हो गई कि जहाँ पर पहले उतना रेनफॉल नहीं होता था, आज के समय में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। किसी किसी जगह में इतना ज़्यादा रेनफॉल पहले होता था लेकिन आज होता ही नहीं है, वहाँ पर ड्राउट लाइक सिचुएशन, फिर फार्मिंग प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज के ही कारण है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण ह्यूमन पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन साथ के साथ इकोसिस्टम पर भी असर पड़ा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। उसके बाद जो आपके स्पीसीज है हो सकता है वो माइग्रेट करने लगे, है ना। तो ये सब पॉइंट्स निकल कर आते हैं एंड इट ऑल्सो लीड टू द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। उसके बाद पॉल्यूशन में आप कॉमन है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन में आप देख लीजिए प्लास्टिक पॉल्यूशन जो आपका जाता है समुद्र में, और वो अगर किसी एक्वेटिक स्पीसीज के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, फिर हम उस स्पीसीज को कंज्यूम करते हैं, तो क्या है, उस स्पीसीज पर तो खतरा है ही है, ह्यूमंस पर भी खतरा है, ठीक है। तो पॉल्यूशन की बात हमने कर दिया। इट अफेक्ट्स फूड चैन, फूड वेब। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। क्या आप इनके बारे में जानते हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या आता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद क्या है कि एक है इन्वेसिव स्पीसीज। अगर इन्वेसिव स्पीसीज
भी ज़्यादा प्रीडोमिनेट करने लगे तो भी ये खतरा है इकोसिस्टम के लिए। क्या है इन्वेसिव स्पीसीज, नाम से ही समझ में आ रहा है, वो स्पीसीज जो इन्वेड कर देते हैं किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम को। इन्वेड कर देने का मतलब ये हुआ कि वो वहाँ के नेटिव तो नहीं है, कहीं दूसरे इकोसिस्टम से आ गए होंगे। जैसे आज के समय में आपको पता है कि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए टाइप ऑफ विलेज। तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स, एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब पता चला कि अमेरिका से कुछ ऐसे प्लांट की स्पीसीज आ गई, इंट्रोड्यूस हो गई एक आध इकोसिस्टम भारत में, तो वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज है उसको डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखती है। एक दो इकोसिस्टम, एक दो इन्वेसिव स्पीसीज के नाम जैसे मुझे याद आ रहा है, जूलीफ्लोरा करके है शायद, एक लेंटना करके है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वो स्प्रेड हो गई है बहुत सारे लोकेशंस ऑफ इंडिया में, जिस कारण वहाँ की जो नेटिव घास की स्पीसीज है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो रही है, वो सब भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो एक आपका इकोसिस्टम, इसको आप ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर सकते हैं। किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर भी पड़ा है, ये एक फैक्टर भी हो सकता है। उसके बाद है आपका लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में हो सकता है एक ऐसा स्पीसीज हो जो उस इकोसिस्टम के हेल्थ को निगरानी रखता हो, ठीक है, किसी एक स्पीसीज को डोमिनेट ना होने देता हो। तो अगर वो कीस्टोन स्पीसीज लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम पर पड़ेगा, उसके स्टेबिलिटी पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका लैंड यूज चेंजेस। लैंड यूज चेंजेस में क्या हो गया कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर दिया। उसमें भी क्या, जो शब्द है अनसस्टेनेबल, वो भी एक मायने रखता है। अनसस्टेनेबल मतलब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं कि जो सॉइल में हेल्दी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो नष्ट हो ही रहे हैं। साथ के साथ जब ये केमिकल्स घुल मिलकर लेक्स में जाती है या फिर समुद्र में जाती है या फिर अंडरग्राउंड जाती है, तो फिर वो केमिकल्स जब स्पीसीज कंज्यूम करते हैं तो उनमें भी केमिकल अल्टरेशन हो सकता है और बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद आप समझिए स्पीसीज डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। उसके बाद डिजीज एंड पैथोजेंस, ये आजकल देख रहे हैं ना, इतने सारे जो वायरसेस डिजीज फैल रहे हैं या फिर बैक्टीरियल डिजीज फैल रहे हैं, कुछ कुछ तो नए नए आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे निपा वायरस आप देख लीजिए, अभी जो कोविड-19 आया था, कुछ भी पता नहीं कहाँ से क्या कैसे क्या आया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? एक कारण ये हो सकता है कि जो पहले ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये अपने हैबिटेट में रहते थे, ठीक है, अच्छे से उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन आज के समय में इतनी ज़्यादा ह्यूमन ने इंटरफेयर कर दिया है इन सब के हैबिटेट, इन सब के इकोसिस्टम में, कि जो इनके नेचुरल हैबिटेट है इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द नीड्स ऑफ द ह्यूमंस। तो ह्यूमन के नीड्स के लिए इन सब के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब एक पेड़ था, मान के चलिए, अब इस पेड़ में बहुत सारे ऐसे वायरसेस सब रिसाइड करते होंगे, लेट्स से बैक्टीरिया रिसाइड करते होंगे, पार्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब ह्यूमन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो वायरस है, बैक्टीरिया यहाँ से उड़ के कहाँ जाएगा, कहीं तो आएगा, है ना। तभी तो आप देखते हैं कि आजकल जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो क्यों ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब वो इतनी ज़्यादा उनके हैबिटेट लिमिट हो गया है कि भाई अब उनको रिसोर्सेज चाहिए, तो कोशिश करेंगे ना कि हमको जो भी हमारी नीड है वो फुलफिल हो, नहीं तो उसके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ जाता है। तो फिर इसलिए वो अपने फ्रेगमेंटेड हैबिटेट से बाहर आ जाते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आ जाते हैं फॉर द फूड, है ना। जैसे ह्यूमंस की ही बात कर ले, ह्यूमंस क्या चाहता है कि भाई हम ग्रो करें, हम और आगे बढ़ें, हम और ज़्यादा अमीर बने, हम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने, ये सब एस्पिरेशंस होती है।
ठीक है। और फूड सिक्योरिटी हमारा, इसके लिए हम काफ़ी पैसे भी अर्न करते हैं, जॉब सिक्योरिटी लेने का प्रयास करते हैं। तो भाई एनिमल्स भी तो इस फिराक में रहेगा ना कि कम से कम हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारी जो एग्जिस्टेंसिबिलिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे। ये बेसिक नियम है किसी भी स्पीसीज का कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करेगा ही। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। उसके बाद है आपका जेनेटिक पॉल्यूशन। तो जेनेटिक पॉल्यूशन मतलब आज के समय में जो GMO LMO आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं विभिन्न देशों में। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन्वायरमेंट पर, बायोडाइवर्सिटी पर, किसी को उतना नहीं पता। अब रिसर्च भी क्या, एक लिमिटेड डाटा ही तो होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पता कि भाई अगर किसी एरिया में अगर हमने GMO इंट्रोड्यूस कर दिया, चाहे वो खाने वाला ही क्रॉप्स क्यों ना हो, तो वो क्या इम्पैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पहुंचा सकता है, वो क्या इम्पैक्ट सॉइल पर पहुंचा सकता है। ठीक है, वी डोंट नो। तो जेनेटिक पॉल्यूशन भी एक फैक्टर बन सकता है इकोसिस्टम के थ्रेट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट के लिए। ध्यान रखना है, इकोसिस्टम हो या बायोडाइवर्सिटी हो, थ्रेट आप कॉमन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को तो कहते हैं लिंकेजेस ऑफ द कंसेप्ट। उसके बाद है आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की कमी होना। हम जानबूझकर, पता चला कि प्लास्टिक्स कंज्यूम इतनी ज़्यादा करते हैं, उसको फेंक देते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स यूज कर देते हैं अपने नीड से भी ज़्यादा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे भी ज़्यादा। तो क्यों? बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। अवेयरनेस तो फिर हम करेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। ठीक है, और इसलिए हम उतनी इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स भी नहीं लगा पाते हैं। अभी आप देखिए ना, एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो US के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने तो क्लाइमेट चेंज को मानने से भी इनकार कर दिया था कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। वो इस बात को ही मानते नहीं है। अब जब लीडर जब इन सब चीज़ों को मानेंगे नहीं, तो फिर कोलैबोरेशन कैसे होगा? ठीक है, ग्लोबल लेवल पर पॉलिसीज कैसे बनेगी? अब ये सब कुछ ऐसे फैक्टर है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट है, पोल्यूशन है, कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो फिर एक देश क्या ही कर लेगा, ना तो टेक्नोलॉजी होगी, ना रिसोर्सेस होगी, ना एफिशिएंसी होगी, क्या ही कर लेगा। और डेवलपिंग कंट्री, प्लीज डेवलप कंट्रीज तो और भी कुछ नहीं कर सकेंगे, पैसे की भी दिक्कत होती है इनके पास। ठीक है, इसलिए इन सब मामलों में कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ना होने के कारण भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। फिर आप देखिए अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट तो चलिए ठीक है, डेवलपमेंट मतलब हम विकास कर रहे हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब बढ़िया बना रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बना दे रहे हैं, एकदम चकाचक रोड बना दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस चकाचौंध में बायोडाइवर्सिटी को हम भूल जा रहे हैं, इकोसिस्टम पर क्या निगेटिव असर पड़ रहा है उसको हम भूल जा रहे हैं। एकदम पूरा महाराजा वाला गाड़ी बना दे रहे हैं, पता चला कि पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा कर रही है, उसके लिए कुछ भी हम नहीं कर पा रहे। तो ये सब क्या है? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनसस्टेनेबल क्यों? क्योंकि भविष्य में भाई ऐसी कंडीशन अगर चलते रही तो फिर ये डेवलपमेंट काउंटर इफेक्टिव होगा, हम ही को नुकसान करेगा। अब समझिए कि हमने व्हीकल्स तो बना दिया था एक समय में, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं वाहवाही हुई होगी कि भाई क्या कमाल है, हमने एरोप्लेन और गाड़ियाँ बना दी। लेकिन आज काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जो है इन्वायरमेंट पर नुकसान हो रहा है कि नहीं? एक समय में जिन्होंने प्लास्टिक बनाया होगा उनको भी वाहवाही मिली होगी कि भाई क्या बात है, क्या कमाल कर दिया, क्या मतलब इनोवेशन है। आज के समय में प्लास्टिक से जूझ रहे हैं हम। तो क्या आप समझते हैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इज काउंटर प्रोडक्टिव। इसीलिए हमें सस्टेनेबल की तरफ जाने, सस्टेनेबल में हम रिन्यूएबल्स की तरफ जा सकते हैं, है कि नहीं है? इन्वायरमेंट को ध्यान में रख कर हम कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। जैसे एक केस स्टडी भी बताया जाता है, जो आपका रोड्स है। ठीक है, रोड्स के किनारे हम भाई बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? लेट से कि पॉल्यूशन भी होता है, तो इस पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने की क्षमता ये पेड़ पौधे के पास होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसी प्रकार से हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये भी आपका एक अच्छा तरीका हो सकता है। हम कंसेप्ट को
लिंक कर कर बता रहे हैं। अब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा पढ़ने में, समझने में, इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आप थोड़ा सा ओवरऑल पर्सपेक्टिव रखें। ऐसा नहीं कि बस हमने रीडिंग कर दिया, काम हो गया और बस सब कुछ काम खत्म। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से कंसेप्ट को समझें और उसके बाद आगे बढ़े, लिंकेजेस कर करके चलें, क्योंकि यूपीएससी लिंकेजेस पर फोकस करती है। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से लिंक होती है और इतने सारे लिंकेजेज और एग्जाम्पल्स हमने आपको बताएं। तो क्या किया जाना चाहिए? एक तो ये कि भाई क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, उसके लिए ग्लोबल लेवल पर चल ही रहा है प्रयास, लेकिन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी समस्या होती है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है। कुछ कुछ कन्वेंशन ही लीगली बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। जैसे ओजोन डिप्लेशन को कम करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन आया था, लेकिन क्या आपको पता है जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ 2015 में, जिसमें ये बातें कही गई कि भाई साहब टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से बियॉन्ड बढ़ने नहीं देना है, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। सब अपने अपने देश अपने अनुसार डिसीजन ले रहे हैं, कोई इसमें अच्छे से इन्वॉल्व कर रहा है, कोई कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन करते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया होगा, इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए बहुत ही दमदार होगा, ओके। और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंस स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ छोटे छोटे जैसे मिशन लाइफ, जो मिशन लाइफ है उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ का नारा दिया था, ठीक है, कि मतलब इन्वायरमेंट विथ ह्यूमन, ठीक है। सब में सम्मेलन होना चाहिए, सम्मेलन मतलब कोऑर्डिनेशन हम कह देते हैं। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद है लीगल प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कम कर सके। पोचिंग जो एक बड़ी समस्या है, इसको भी कम कर सके। अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को भी इंड कर सके, एंड जो वल्नरेबल स्पीसीज है उसको भी प्रोटेक्ट कर सके। और वल्नरेबल स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए आपको पता ही है इंटरनेशनल लेवल पर क्या है आपका जो IUCN का रेड लिस्ट है, इसमें आपके थ्रेटेंड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, इन सब के नाम मेंशन किए जाते हैं और उस हिसाब से प्रोटेक्शन इनका किया जाता है। नेशनल लेवल पर आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। इनके जो ट्रेड्स है, स्पीसीज के ट्रेड्स, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस है कि नहीं है। तो ये सब तो इनिशिएटिव है, लेकिन हाँ इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स हमेशा रहती है। इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स अगर निपट जाए तो मान के चलिए कि बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका स्ट्रेंथनिंग लीगल प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, ताकि ये सब जो समस्याएं हैं इसको कम किया जा सके। उसके बाद कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, मतलब ये हुआ कि देशों के साथ कोलैबोरेट कर दे, ठीक है। और भी है जैसे इन्वायरमेंटल NGOज हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करे, फंडिंग में असिस्ट करे। तो एक तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे तो फिर हम राइट डिसीजन ले सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, ओके। जैसे गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, यही बात की गई है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग, यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका क्या समाधान हो कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग करें, जहां पर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व तो किया जाए, उसके साथ साथ ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हो। जैसे हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से ह्यूज फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, ह्यूज वाटर रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उस लोकेशन में जहाँ पर वो क्रॉप्स फेवरेबल नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती जो एरिया है, लैंड है, वो डिग्रेड हो रहा है, वो एसिडिक हो रहा है, बाद में सॉइल की फर्टिलिटी भी नुकसान होगी और इन्वायरमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है कि नहीं है। तो कितना बढ़िया हो कि भाई जो क्लाइमेट जिस
एरिया में जिस टाइप का क्लाइमेट है उस टाइप का क्रॉप हम कल्टीवेट कर दें तो कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा आपका फार्मिंग भी और इन्वायरमेंट भी। केस स्टडी के बारे में आपको पता है पंजाब और हरियाणा के बारे में। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है कि वहाँ पर राइस और व्हीट काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, लेकिन राइस के लिए फेवरेबल रीजन नहीं है पंजाब और हरियाणा, क्यों? थोड़ा सा ड्राई रीजन है, लेकिन इरिगेशन की सुविधा होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन की जाती है। लेकिन अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, सॉइल पर दिख रहा है कि नहीं है? तो ये चीज़ आप समझिए। उसके बाद बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा, यानी कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस रखिए। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा, यानी कि डाटा गैदरिंग करिए कि भाई अगर हमने कुछ इनिशिएटिव लिया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम, फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या वो इफेक्टिव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी हम दिक्कत खा जाते हैं। प्रोजेक्ट हम बड़े बड़े लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है मॉनिटरिंग की, जब बात आती है एनालिसिस की, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जैसे ये तो बात वही हो गई ना, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्टेटस को, अपने प्रिपरेशन लेवल को जज ही नहीं कर पा रहे कि आप कितने पानी में हैं। आपने 1 साल तैयारी किया तो क्या कमी है, क्या वो कमी दूर हुई कि नहीं हुई, है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा बैठ कर डिस्कशन करने की ज़रूरत है और इन सब फील्ड में और ज़्यादा मतलब इनोवेशन टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशंस भी है, ये तो हमने बता ही दिया, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हमने आपको समझाया। ओके, अब यहाँ पर एक रिकमेंडेशन ध्यान रख सकते हैं, TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट, इन्होंने कुछ अच्छे सजेशन दिए हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं मेंस एंड राइटिंग में। जैसे क्रिएशन ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट सर्विसेज, जैसे आप IAS IPS फॉरेस्ट सर्विसेज देखते हैं, उसी प्रकार से इंडियन एनवायरनमेंट सर्विसेज क्रिएट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे वो इस फील्ड में आएंगे और फिर वो और अच्छे से इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के बीच बैलेंस भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, कब आया था ये एक्ट, आप हमें ज़रूर बताएं। इसको और ज़्यादा वाइडन करने की ज़रूरत है, इसमें और ज़्यादा डायमेंशंस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जैसे एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, इन सबको सब्ज्यूम कर दिया जाए विद इन दिस एक्ट। ये 2 बात बोली गई, और भी बात बोली गई होगी, लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं, तो आप इसको रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा होता है आपका जो इकोसिस्टम है, थ्रेड्स ऑफ इकोसिस्टम और इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये सब हमने बताया। तो आप समझिए कि इतना ज़्यादा हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया आपके लिए कि आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और काफ़ी अंदर तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, अब चलते हैं आगे। और हाँ, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर करें दोस्तों के बीच, लाइक करें, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट आ रहा है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, सो दूसरा टॉपिक है आपका ग्रीन GDP। अब ग्रीन GDP क्या है भाई? कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, समझ सकते हैं आप आसानी से, बस समझने के लिए आप रेडी रहिए, आप समझ सकते हैं। GDP का नाम तो आपने सुना होगा धरती पर। क्या है GDP? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई एक जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेट्स से इंडिया की बात कर दे रहे हैं हम, तो इंडिया में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे, प्रोडक्शन तो हो रहा होगा, तभी तो आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम मॉनेटरी वैल्यूएशन कर देते हैं पर ईयर, वो हो गया आपका GDP, सिंपल शब्दों में। अब ग्रीन GDP क्या है? तो ग्रीन GDP में क्या होता है कि हम ये भी देखते हैं कि भाई इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज से। ओके, जैसे जो GDP है ना, इसमें हम
सोशल इनइक्वलिटी को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें तो बस देख रहे हैं कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतने वैल्यूएशन का हो रहा है, तो सोशल इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है या नहीं है, ये सब भी मॉनिटर नहीं कर सकते। यानी कि क्वालिटेटिव फैक्टर हम मॉनिटर नहीं कर पाते हैं जीडीपी में, ठीक है। क्वांटिटेटिव भले ही हम मॉनिटर कर पाते हैं, क्वालिटेटिव नहीं कर पाते हैं। तो ग्रीन जीडीपी ये बोलता है कि भाई साहब आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी कंसिडर करिए, ओके। तो जीडीपी एडजस्टेड विथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने का कर दिए होंगे, तो भाई हमने 100 करोड़ का एनर्जी प्रोडक्शन कर दिया होगा, ये हो गया आपका जीडीपी, ठीक। एग्जाम्पल, सुपरफिशियल एग्जाम्पल। अब भाई इसके कारण इन्वायरमेंट पर नुकसान हुआ होगा, पॉल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। और जहाँ से कोयला लाया गया वहाँ भी इन्वायरमेंटल नुकसान हुआ होगा। हो सकता है जहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट किया गया वहाँ पर गाछ वृक्ष हो, वहाँ के गाछ वृक्ष को काट दिया गया, वहाँ पर स्पीसीज हो, स्पीसीज को भगा दिया गया। तो क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो है ना। तो कितना कॉस्ट हो गया होगा, मान के चले कि लेट से इसके कारण 20 करोड़ का नुकसान हो गया इन्वायरमेंट को, तो आपका ग्रीन जीडीपी क्या हो गया, ठीक है, 80। यानी कि हम तो 100 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, लेकिन 80 करोड़ क्यों, क्योंकि 20 करोड़ जो है हमने इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन में नुकसान कर दिया। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, हाँ भाई ग्रीन जीडीपी कितना अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को जो लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है उसको आप मॉनेटरी वैल्यू कैसे, किस पैरामीटर पर दे सकते हैं। अब भाई हम अगर बोले कि ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन को आप मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं? वैसे दिया तो जा रहा है, लेकिन लॉजिकली सोचिए कैसे दे सकते हैं। भाई ऑक्सीजन अगर पोल्यूट हो गया तो फिर एग्जिस्टेंशियबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो गया तो एग्जिस्टेंशियबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो ये एक पॉइंट निकल कर आती है, तो इसलिए हमने आपको मल्टीपल डायमेंशन दिया, ठीक है। तो जीडीपी एडजस्टेड विथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट आल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये आपका ग्रीन जीडीपी हो गया। तो ये आपको मोर होलिस्टिक व्यू देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि हाँ भाई इतना इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, इतना हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, तो हम भविष्य में अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द इन्वायरमेंट, सो दैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सके, दैट बैलेंसेस द इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ क्या डायमेंशंस होते हैं ग्रीन जीडीपी के, एक तो है आपका ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी में फोकस हमेशा याद रखना है आपको, ग्रीन इकोनॉमी है, क्लीन इकोनॉमी है, सस्टेनेबल इकोनॉमी है, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स ध्यान रखने, जो आप मेंस में यूज करेंगे ना तो मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा आंसर जो चेक करेंगे उनको लगेगा भाई वाह क्या लिख दिया, ठीक। ग्रीन, क्लीन, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, ये सब कीवर्ड है, ओके। तो ग्रीन इकोनॉमी में क्या है, which is a sustainable economy aims to reduce environmental risks and promote sustainable development without harming the environment। हालांकि कुछ ना कुछ नुकसान तो होते ही रहते हैं, लेकिन minimizing the impact on the environment, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ग्रीन नेशनल अकाउंट। ग्रीन नेशनल अकाउंट में क्या है कि भाई जो नेशनल अकाउंट में हम क्या तैयार करते हैं, हाँ इतना प्रोडक्शन हुआ, ये सब हम देखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो ग्रीन नेशनल अकाउंट में हम इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या हुआ है, मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो इट कवर्स इन्वायरमेंटल कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हमने आपको बताया, कुछ सिमिलर कंसेप्ट ही है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड कॉस्ट, तो जो ग्रीन जीडीपी है इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज और अगर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसके कॉस्ट क्या है वो भी हम देखते हैं। जैसे लेट से पॉल्यूशन हो गया, तो पॉल्यूशन के कारण हेल्थ केयर एक्सपेंसेस तो बढ़ जा रहा है भाई, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो रही हैं सिटीज़ में, अस्थमा की बीमारी, ठीक है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, ये सब इम्पैक्ट हो रहा है। लाइवलीहुड लॉसेस भी हो रही हैं किसी किसी एरिया में,
इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका ट्राइबल्स। अब पहले आप समझिए कि जो ट्राइबल्स होते थे वो काफ़ी बड़े एरिया में रहते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, उनको भी एक प्रकार से लालच तो आ ही जाता है भाई कि हाँ भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ट्राइबल्स है अब जितना मेन स्ट्रीम में आ गए, अब वो जो रिसोर्सेस जो पहले वो कंजर्व करते थे, अब वो रिसोर्सेज को वो अब वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे होंगे, कोई कोई इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहे होंगे, है ना, थर्ड पार्टी को सप्लाई कर रहे होंगे। ये चीज़ सारे ट्राइबल्स की बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो हमें दिख रहा है जो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे लाइवलीहुड का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो लाइवलीहुड का नुकसान ट्राइबल्स पर भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है कि आखिरकार ग्रीन जीडीपी की ज़रूरत क्यों है भाई साहब। तो ग्रीन जीडीपी की ज़रूरत है क्योंकि हम ये अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी के दिशा पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उस पर इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या आ रहा है, रिसोर्स क्या डिप्लीट हो रहा है, उसका पोल्यूशन कितना हो रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज क्या हो रहा है, सब कुछ हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हम सस्टेनेबिलिटी के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर हम खामियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आजकल रिन्यूएबल्स, एफोरेस्टेशन, क्लीन एनर्जी, ये सब क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आकलन किया होगा कि भाई हमारी जो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी मोस्टली कंसर्न विथ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, ओके। तो पहले इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हम नहीं कंसिडर करते थे, अब जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो असेसिंग द सस्टेनेबिलिटी, इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, वही एक दूसरे से लिंक है। जब हम असेस कर पाएंगे तो हम पॉलिसी मेकिंग में उसे इंक्लूड भी कर पाएंगे कि हाँ भाई अब जो है रिन्यूएबल्स की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एफोरेस्टेशन की जो करने की ज़रूरत है, ठीक है, और मिशन लाइफ प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्लीन हाइड्रोजन मिशन प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्यों? Because we have assessed the sustainability and based on that we are taking informed policy making and decision. उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। द ग्रीन जीडीपी एडुकेट्स इंडिविजुअल बिजनेसेस कम्युनिटीज, और वो भी अब इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को रख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एक फैक्टर भी देख सकते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि भाई कोई भी अगर प्रोजेक्ट आएगा, अगर कोई काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान कर सकता है तो उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर देते हैं कि इन्वायरमेंट पर वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, और अगर इम्पैक्ट डाल रहा है तो उसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी क्या करेगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइज द रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन को ये मिनिमाइज कर सकता है, ओके। उसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा देश क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर कमी है तो दूसरे देश को प्रेरित किया जा सकता है कि भाई आप लोग भी आगे बढ़िए, है ना। तो अब आते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी में कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक तो सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन है, सस्टेनेबल में आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब आपके क्या है सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो इससे आपका कोयले का जो हम यूज करते थे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, उसके कारण पॉल्यूशन, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी पर भी इम्पैक्ट हो जाता था, तो वो सब कम होगा। उसके बाद रिसोर्स एफिशिएंसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका ग्रीन जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, एंड जो गंगा रिवर है जो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो गई है, तो फिर उसको साफ किया जा रहा है। आप समझिए कि गंगा रिवर में आपका गंजेटिक डॉल्फिन रहती है, अब जितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा तो भाई उनके भी हेल्थ को तो नुकसान होगा, और ऑलरेडी जो आपके
गंजेटिक डॉल्फिन या थ्रेटेड स्पीसीज के अंतर्गत आती है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ठीक है, हालांकि कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण जो पॉपुलेशन है इनकी बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन वैसे भी ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत कम है ना। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी प्रयास किया जा रहा है, तो इससे आपका सॉयल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, केमिकल इनपुट्स कम यूज हो रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान किया जा रहा है, जैसे रिसाइकलिंग एंड वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो रहा है, जैसे ग्रीन स्कीम आप देखते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई अगर कमर्शियल बिल्डिंग से तैयार की जा रही है, तो देखा जाएगा कि भाई इनर्जी एफिशिएंट कितना है, इन्वायरमेंटली एफिशिएंट कितना है। ठीक है, जैसे उसके छत पर अगर सोलर प्लेट लग जाता है, ओके, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी उनकी बिल्डिंग में दीवारों में लगा दी जाती है, जिसके कारण जो गर्मियों के समय में उतनी ज़्यादा गर्मी घर में नहीं लगती होगी, तो एसी का इस्तेमाल कम हो सकता है। एसी का इस्तेमाल कम होगा तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होगी, तो इससे भी एक्सप्लॉयटेशन कम हो सकता है कि नहीं है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि भाई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में क्या होगा, हमने यूज किया 4 साल 5 साल, उसको हमने फेंक दिया, तो वो लीनियर इकोनॉमी हो गया, बाहर हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी क्या हुआ, यूज किया, उसको हमने रिसाइकलर के पास भेज दिया। अब रिसाइकलर उसके कंपोनेंट्स जो है कुछ ख़राब हो गया तो उसको एडजस्ट करेंगे, उसके स्क्रीन्स यूज कर सकते हैं दूसरे मोबाइल फ़ोन बनाने में, उसके जो चिप्स होते हैं उसमें कुछ मॉडिफाई करके फिर यूज कर सकते हैं, तो पहले के मुकाबले कॉस्ट कम आ जाएगा, और फिर उसको हम इस इकोनॉमी में फॉरवर्ड घुमाते रहेंगे। ठीक है, तो एक चिप बनाने में, नया चिप बनाने में जो कॉस्ट आ सकता था, एक्सट्रैक्शन करो, आपका ह्यूमन उस कंपनी जिसमें इन्वॉल्व रहेगी, वो तो कम होगा ना। तो आप समझिए कि दुनिया में कितनी ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रही है। तो सर्कुलर इकोनॉमी से हम रिसोर्स एफिशिएंसी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे वेस्ट जनरेशन कम होगा और इन्वायरमेंट पर भी इम्पैक्ट कम होगा। उसके बाद सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं चैलेंजेज क्या है इन कैलकुलेटिंग द ग्रीन जीडीपी। क्या कुछ चैलेंजेज है भाई साहब? तो एक है इनसफिशिएंट माइक्रो लेवल डाटा। भाई जो डाटा हम एक्यूमुलेट करते हैं कि इन्वायरमेंट को ये नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, माइक्रो लेवल डाटा हमें नहीं मिल पाते हैं। पहली बात तो ये सब जो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, थोड़ा क्वालिटेटिव होती है, तो इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। वही मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के वैल्यूएशन आप कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भाई एक्सपर्ट ग्रुप्स को ज़रूरत है बैठने की, ताकि वो डाटा की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सके। बजटरी एलोकेशंस बढ़ाने की ज़रूरत है, ये तो बात है, कहीं पर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है ना, जैसे पेंडेंसी ऑफ द केसेस, मैं आपको लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ये यूज कर सकते हो भाई, बजटरी एलोकेशन बढ़ा दे। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करें, पैसे की दिक्कत होती है, कहाँ से वो इन्फोर्स कर सकेंगे, तो बजटरी एलोकेशन हम बढ़ा दें। फिर एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देन डीस्टेबलाइजिंग द एनर्जी प्रोडक्शन। डीस्टेबलाइजिंग मतलब ये है कि भाई हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कोल से करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इससे पॉल्यूशन ही बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम इन सब डाटा को इंक्लूड कर लेते हैं तो इट कैन डीस्टेबलाइज करेंट एनर्जी प्रोडक्शन या मैकेनिज्म। हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर एनजीओ सब क्रिटिसाइज करने लगे कि भाई साहब आप कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, आपका डाटा ये रिवील कर रहा है, तो एक प्रेशर बन सकता है इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से। और आपको पता है कि इंडिया की एनर्जी नीड्स काफ़ी ज़्यादा है, जब तक हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल प्रोडक्शन ना कर ले तो। ठीक है, उसके बाद डिस्टॉर्शन वाली इशू चलती है, यानी कि ये जो आपका ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करने का जो इनिशिएटिव है, ऑलरेडी चाइना ने और नॉर्वे ने एक समय लिया था, ठीक है, लेकिन चाइना ने 2007 में इसको ड्रॉप कर दिया
क्यों? क्योंकि इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक जीडीपी एस्टिमेशन में, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफ़ी गहरा असर नेगेटिव टर्म्स में करता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, तो ये केस स्टडी भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आप देखिए आरबीआई का एक आर्टिकल विच आउटलाइंस ए ग्रीन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इंडिया जीडीपी। तो इसमें क्या बोला गया कि जो ग्रीन जीडीपी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इन्वायरमेंटल डैमेज कॉस्ट एंड एडिंग एक्सपेंडिचर ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मतलब आप समझिए जो कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत में बताया था कि लेट्स से कि हमने एफॉरेस्टेशन किया, एफॉरेस्टेशन में हमने 100 करोड़ खर्चा कर दिया। ठीक है, और उसी साल में हमने एक एनटीपीसी प्लांट इस्टेब्लिश किया, उसमें हमने 30 करोड़ खर्चा किए, लेकिन पता चला कि इससे जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर वो निगेटिव पड़ेगा विच इज अमाउंटिंग टू 20 करोड़। तो हम नेट कर देंगे कि 100 तो प्लस में आया था, प्लस आपका 30 और फिर -20 क्योंकि इन्वायरमेंट पर नुकसान हो रहा है। तो ऐसे हम ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो डाटा कलेक्शन को और तगड़ा बनाया जाए, उसके लिए R&D सबको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को और मजबूत करिए। मैथडोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो मेथड्स यूज किए जाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम क्या कहते हैं उसको कि कोई राज्य दूसरा मेथड यूज कर रहा है, कोई राज्य दूसरा मेथड, या कोई देश दूसरा, कोई देश दूसरा। ओके, ऐसा नहीं। मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, ये तो हमने बता ही दिया है। पॉलिसी इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन इससे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो होना चाहिए कि भाई हम जो है जितना कोशिश कर सकते हैं फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी इनटू द नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम वो करें। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन जीडीपी का टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपने इसे समझा होगा। ओके, अब है आपका ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट क्या है? ये ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, जैसे आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका हम मॉनेटरी वैल्यूएशन कर देते हैं पर ईयर। ठीक है, लेकिन जो आपका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ से जो हमें सर्विसेज मिल रही है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें बहुत वेराइटीज है, प्रोविजनिंग है, कल्चरल सर्विसेज हैं और सब सर्विसेज हैं। ठीक है, तो उनका जब हम मॉनेटरी वैल्यू करते हैं, मॉनेटरी वैल्यूएशन करते हैं पर ईयर, तो वो हो गया आपका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कि भाई हाँ इतना मॉनेटरी वैल्यूएशन का कंट्रीब्यूशन नेचुरल इन्वायरमेंट हमें दे रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे वेस्टर्न घाट की बात कर लें। ठीक है, वेस्टर्न घाट में हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और वहाँ पर आपका बायोडाइवर्सिटी भी अच्छा खासा है और एयर और फिर बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, जैसे फूड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इन सब का हम वैल्यूएशन कर देते हैं। तो जब हमने इन सब का वैल्यूएशन कर दिया तो वो आपका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। क्यों ज़रूरत है इसकी, ये आपको सोचना है। ये मैंने आपके लिए लिखा है कि आप थोड़ा थिंक करेंगे। वाई देयर इज ए नीड फॉर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। कुछ सिमिलर ही है जो हमने ग्रीन क्या हमने देखा, एक सेकेंड भूल जाते थोड़ा थोड़ा, ग्रीन जीडीपी। ठीक है, हाँ ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और कहाँ पर हम आ गए, हाँ कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही है जीईपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचुरल एरिया सच एज फॉरेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, वाटर बॉडीज एंड स्टेट नेशनल एंड स्टेट लेवल। मतलब स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, जैसे उत्तराखंड ने लॉन्च किया, नेशनल लेवल पर भी किया जा सकता है। वो तो बेसिकली
स्टेट के जो भी आउटकम आते हैं उसको भी हम कोलैबोरेट कर देंगे, तब भी निकल जाएगा। ओके, तो ये आप समझिए। तो आखिरकार ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है उसको हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिए इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो आपका इकोसिस्टम सर्विसेज है ना, तो जो इकोसिस्टम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? फूड प्रोवाइड कर सकती है आपको, जो आप एयर ब्रीथ करते हो ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कर दे रही है, फिर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग प्रोवाइड कर दे रही है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज, आप पार्क में जाते हो, घूमते टहलते हो, जंगलों में जाते हो, सैर करते हो, तो आपको पीस ऑफ माइंड महसूस होता है, तो ये हो गया आपका कल्चरल। फिर रेगुलेटिंग में ये है कि भाई पॉल्यूशन अगर हम लोग कर रहे हैं या इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको ये कंट्रोल करने का तैयारी करता है। तो ये सब कुछ हमने इकोसिस्टम सर्विसेज बताएं। अब इन सब इकोसिस्टम को आप मॉनेटरी टर्म्स में लिंक कर दीजिए। ये सब पैरामीटर्स होता है, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स कि किसको क्या वैल्यू देनी है, उस हिसाब से ये तैयार किया जाता है। तो इसको जब मॉनेटरी पैरामीटर्स में इंटीग्रेट करके पता चला कि भाई इसका जो वैल्यूएशन है $1 ट्रिलियन है, तो आप समझिए कि इतना वैल्यू का बेनिफिट हमें ये इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। जैसे कोरल्स भी है, तो कोरल्स जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसका अगर मॉनेटरी वैल्यूएशन किया गया तो फिर वो भी कुछ बिलियन ट्रिलियंस में आ सकते हैं। ओके, तो आखिरकार ज़रूरत क्या है जीईपी की? तो एक तो है कि रिकॉग्निशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, और जब रिकॉग्निशन होगा तो रिस्पेक्ट और अवेयरनेस आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा भाई कितना इम्पोर्टेंस है ऑक्सीजन का, कितना इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम को कंजर्व करना, तो यहाँ से हम अवेयर हो सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर द ग्रोथ इन जीडीपी, ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कैसे, ये आप थोड़ा सा सोचिए। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो करता ही है, बिकॉज देयर इज ए फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड जो पॉलिसी मेकर्स होंगे उस हिसाब से फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी बना सकते हैं। फिर जो जीडीपी है ना, जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो इनकन्क्लूसिव है, यानी कि वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सबको कंसिडर ही नहीं करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेव द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके इम्पैक्ट को भी कम करने में ये मदद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, जैसे हमने वैल्यूएशन किया, पता चला $1 ट्रिलियन आया, अब फिर हम अगले साल वैल्यूएशन कर रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई मात्र $50 बिलियन रह गया है इसका वैल्यूएशन उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम एरिया का, तो क्या हुआ, डिग्रेडेशन हो गया। तो जब हमें ये पता चल गया कि हाँ ये कमी हुई है, तो उसका मतलब हम और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे और फिर हम सेफ गार्ड करने के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं, कंजर्वेशन इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज increased risks of non-linear changes and it can lead to exaggeration of poverty, इसीलिए हम जीईपी करके ये सब चैलेंजेस से निपट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वही हो गया आपका, बोनस फॉर बेटर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मेजर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ऑन द इकोसिस्टम, जैसे आप देखिए लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम, हाईलाइटिंग द नीड फॉर बेटर प्लानिंग। फिर मेजर स्टेटस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, यानी कि ये क्वांटिटेटिव इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकता है फॉर ऑफिशियल्स परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि अगर कोई पार्टिकुलर इकोसिस्टम में जो ऑफिशियल्स तैनात है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो रिजल्ट भी दिखेगा, ठीक है, अगर रिजल्ट दिखा तो उनको प्रमोशन किया जा सकता है, ठीक है। एंड फिर आप देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, ट्रैकिंग इम्प्रूवमेंट्स इन लोकल बायोडाइवर्सिटी कैन रिफ्लेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीईपी? तो एक तो पॉलिसी फेल्यूर, हम बना देते हैं पॉलिसी, ना जाने कितने पॉलिसी बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, कभी कभी डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल पॉलिसी में टकराव आ जाता है, ठीक है।
तो वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम इज आइदर इग्नोर्ड और पुअरली अंडरस्टूड। उसके बाद मार्केट फेलियर, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी आ सकती है। ओके, जैसे आप दिया गया एग्जांपल, फार्मर्स हु इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू प्रिजर्व द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट इरोजन, उनको उतना ज़्यादा कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है फॉर द इकोसिस्टम सर्विसेज दे प्रोवाइड। उनको तो मार्केट पर जो एमएसपी है वही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करेंगे, भाई मेरा ही कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए क्या दिमाग लगाना, जो चल रहा है चलने दो, ये भी चीज़ है। फिर नॉलेज गैप्स भी है, और नॉलेज गैप में क्या है कि भाई और क्या क्या इकोसिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और उसकी जो हमने मॉनेटरी वैल्यू एलोकेट की है क्या बेसिकली वो अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द पैरामीटर्स एंड मेथडोलॉजी विच कैन बिकम ए हर्डल इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो वे फॉरवर्ड वही है कि भाई मेथडोलॉजी एक बढ़िया से आप डेवलप करिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब दुनिया को दिखाने के लिए हमने बस अपने पैरामीटर्स बना लिए, लेकिन पता चला वो पैरामीटर उतने इफेक्टिव है ही नहीं, तो फिर हम जो ओवर एग्जेजरेट कर देंगे अपने सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स का। ओके, उसके बाद बायोफिजिकल एंड स्पेशियो टेम्पोरल डायनेमिक्स, उसके बाद इथिकल क्वेश्चंस एंड सोशल डिस्पैरिटी, इन सब को भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद डेवलप नॉन मार्केट मेथड, ताकि हम और अच्छे से इवेल्युएट कर सके इकोसिस्टम सर्विसेज को। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द फैक्टर्स लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इमिशन, डिग्रेडेशन विच सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ तक हमने कवर किया। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, एक तो है आपका सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स, और ये गाइड बुक है, मतलब कैसे आप इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक अकाउंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच इज डेवलप्ड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन, टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग नेचुरल कैपिटल एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी इनटू द नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद है आपका हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, जो ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन ने क्रिएट किया है। इट ऑल्सो मेजर्स कि भाई अगर हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट नेशनल वेलफेयर पर क्या होता है, तो ये आपका इंडेक्स मेजर करता है। उसके बाद भूटान का ग्रॉस नेशनल कैपिटल नेशनल हैप्पीनेस, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। भूटान में क्या होता है ना कि इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, और कहा जाता है कि भाई इन्वायरमेंट को अगर हम सुखद रखेंगे तो इंसान भी सुखद रहेगा, और उस आधार पर ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब आप आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। हालांकि आप देखिए यहाँ पर 2019 में ये PYQ पूछा गया, लेकिन इस PDF में कहीं ना कहीं जो कैरिंग कैपेसिटी की बात है वो नहीं दिखी। हमने डिस्कस किया ना, अभी तक हमने कैरिंग कैपेसिटी के कंसेप्ट को नहीं देखा, लेकिन PYQ, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने तरफ से भी मेहनत करने की ज़रूरत होगी कि अगर कुछ टॉपिक्स एब्सेंट है इस PDF में तो आप उसे समझे जो PYQ में आ चुके हैं, क्योंकि अल्टीमेटली PYQ ही तो आपका गाइड बुक है ना। तो PYQ गाइड बुक है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे आप, ठीक है। अब इतना हमने समझा, तो आप एक क्वेश्चन पढ़िए। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू एन एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, और फिर थोड़ा सा सोचें, कीवर्ड को डिकोड करें। कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात किया जा रहा है, क्या हो सकता है कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट की, ठीक है। चलिए, आपने सोच लिया हो, उम्मीद करते हैं। अब आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देते हैं। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट मतलब ये कैपेसिटी से कुछ जुड़ा हुआ है, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, समझना है आपको। तो देखिए, एक इकोसिस्टम हम ले लेते हैं। अब एक इकोसिस्टम में ऐसा तो नहीं होगा कि इनफाइनाइट स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकते हैं,
मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नहीं बात कर रहे हैं, जो आपके मेजर किंगडम्स है, एनिमल किंगडम हो गया आपका, ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगे भाई, क्लाइमेट भी रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर जो रिसोर्सेस मिल रही है उसका भी एक लिमिटेशन है ना, ये तो आपको पता होगा। तो इसका मतलब एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ही उस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन समझिए कि लेट्स से कि उस इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन सारे स्पीसीज सबको मिला दे कि भाई 100 ही एग्जिस्ट करेंगे, तभी जाके इन्वायरमेंट और इन स्पीसीज में तालमेल रहेगा, रिसोर्स को अच्छे से कंज्यूम कर सकेंगे, और फिर जो रिसोर्स कंज्यूम होते हैं वो अपने आप को फिर उसी हिसाब से रिकवर भी करेंगे। लेकिन लेट्स से पॉपुलेशन जो है वो 100 से बढ़कर 150 हो गया, कल्पना कीजिए, अब क्या होगा भाई, रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ चलने लगेगी। लड़ाइयाँ चलने का मतलब ये हुआ कि अब कोई हार्बीवोर्स था, ठीक है, वो घास कंज्यूम कर रहा था, हार्बीवोर्स की संख्या बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई, 20 से हो गई 50, तो भाई जल्दी से जल्दी कंज्यूम होने लगेगा, उतनी जल्दी रिसोर्सेज रिकवर नहीं होंगी, ठीक है, तो रिसोर्सेज एक समय के बाद एब्सेंट हो जाएंगे, और फिर जो हार्बीवोर्स है वो भी हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी जो है वो वही बात करता है कि भाई जो इकोसिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है पार्टिकुलर स्पीसीज को सरवाइव करने में, हेल्थियर, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉलरेशन लिमिट फॉर द पॉपुलेशन टू एग्जिस्ट, और ये हर इकोसिस्टम की अलग अलग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक व्यक्ति है, अब आपको मैक्सिमम 50 केजी वजन सहने की क्षमता है, पता चला कि आपको 60 केजी का वजन दे दे तो आपका हड्डी पसली एक हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कि कैरिंग कैपेसिटी के लिमिट में रहे तो फिर जो तालमेल है वो अच्छा रहता है। अगर कैपेसिटी के बियॉन्ड हम चले गए तो फिर फाइटिंग शुरू हो जाती है, और फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, फिर अल्टीमेटली डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम, और हो सकता है एक्सटिंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम भी हो जाए। और एक्सटिंक्शन ऑफ इकोसिस्टम मतलब जो स्पीसीज है सब वो सब एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है। अब ये नेचुरल फैक्टर से भी हो सकता है, और जो आपके एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से उससे भी हो सकता है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी का ब्रीच हम जिसको कह रहे हैं। अब नेचुरल फैक्टर से क्या हो सकता है, मान के चले कि एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम था, काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेरस था, अब क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचुरल क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ड्राउट जैसी कंडीशन बढ़ गई, तो वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया भाई, अब जो ग्रीनरीज है वो सब कम हो जाएंगे, तो फिर स्पीसीज भी धीरे धीरे वहाँ से या तो माइग्रेट कर जाएंगे, फोर्स माइग्रेशन, या फिर कुछ कुछ जो अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे प्लांट्स है वो माइग्रेशन थोड़ी ना करेंगे, तो वो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये होता है आपका नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, अर्थक्वेक के कारण भी आपका इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे एस्ट्रॉइड ने अटैक किया था तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया है ना, तो ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं। ओके, मैनमेड फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एक तो आ रहा है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस, बिकॉज आज के समय में पॉपुलेशन देखिए ह्यूमन से कितना हो रही है, मतलब 800 करोड़ से तो ऊपर ही लगभग होने वाली है मेरे ख्याल से। और इंडिया का ही पॉपुलेशन देख लीजिए 140 करोड़, लैंड देख लीजिए काफ़ी कम है, ठीक है, ग्राउंड वाटर वो ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहा है, ठीक है। तो हम अपने डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उसको काट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट अप कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी को ये कम करेगा या बढ़ाएगा, बिल्कुल कम करेगा। और जहाँ कैरिंग कैपेसिटी कम हुई तो फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होना लाजमी है ना। पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसके बाद देखिए लैक ऑफ रिस्टोरेशन, ये भी एक चीज़ है कि चलो ठीक है, एक तरफ हम
एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कंजर्व भी कर रहे हैं। वैसे हाल के कंसेप्ट में हाल के कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो रिस्टोरेशन पर भी बात करता है, लेकिन पहले तो नहीं होती थी। यहाँ पर पॉइंट वही है कि अगर रिस्टोरेशन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो वो तो और डिग्रेड होते होते और कैरिंग कैपेसिटी कम होगी और फिर वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोरल्स है, कोरल्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन के। तो अगर पॉल्यूशन कम नहीं किया गया, अगर क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो फिर ये स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ये अपनी जगह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कोरल की बात नहीं है, और भी बहुत बात है। सेंसिटिव जो प्लांट या एनिमल स्पीसीज होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स आर्कटिक रीजन में भी आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे आर्कटिक मेल्ट होगा, क्लाइमेट वहाँ का वार्म होने लगेगा, तो हो सकता है वहाँ पर जो कोल्ड टॉलरेंट स्पीसीज है वो उस वार्म टेम्परेचर को सर्वाइव ना करे, वो एक्सटिंक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? कैरिंग कैपेसिटी को हमने कैसे लिंक किया विद द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए क्या करना होगा, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लेकर आएँ। तो इससे क्या होगा, ये सब जो फैक्टर्स है ना उसको हम कर्व कर सकेंगे, और कैरिंग कैपेसिटी को चलो हम बढ़ा ना सकें, लेकिन उसको हम मेंटेन तो रख सकेंगे ना जो एक्चुअल है। ठीक है, तो इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ग्लोबल लेवल पर इनिशिएटिव हो रहा है, लेकिन आपको फिर बताना है कि क्या दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर इनिशिएटिव अच्छा लगेगा। थोड़ा लेक्चर लंबा हुआ, आगे से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और कम करें, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि कम से कम जब भी हम लेक्चर लें तो एक पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए। जैसे दूसरा टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, तो इसमें जितने भी पेजेज होंगी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वो हम ख़त्म कर देंगे, जैसे 7 से 12 है। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, तो जितने भी होगा वो ख़त्म होगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन थोड़ा लंबा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब आपको बेसिक क्लैरिटी हो गई है, बेसिक ओवरव्यू हो गया। तो इनिशिएटिव कैसा लग रहा है ज़रूर हमें बताएं, और आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने आपको UPI ID भेजी भी है, ठीक है, ताकि हमारी भी कुछ मदद हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन विथ नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।